नमस्कार। आज के विश्लेषण में स्वागत है। आज हम कोलकाता की एक बहुत ही पुरानी और ख़ास परंपरा की तह तक जा रहे हैं, बदन चंद रॉय परिवार की दुर्गा पूजा। हमारे पास इस विषय पर एक लेख से कुछ जानकारी है जो इसकी कहानी बयां करता है। देखिए, कोलकाता में दुर्गा पूजा तो बहुत होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये वाली पूजा ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव से कहीं ज़्यादा है। इसका जो इतिहास है और ख़ासकर इसके शुरू होने का समय, वो इसे बेहद दिलचस्प बना देता है। तो आज का हमारा मकसद है इसकी कहानी को समझना। ये पूजा कैसे शुरू हुई, किन हालात में शुरू हुई, इतने सालों तक कैसे चलती रही और क्यों इसे कोलकाता की सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा माना जाता है। और यहीं पर मामला सबसे रोचक हो जाता है, जैसा मैं कह रहा था। हमारे स्रोत बताते हैं कि यह पूजा 1858 में शुरू हुई थी। अब सोचिए, 1857 का विद्रोह, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, उसके ठीक अगले साल देश में एक भारी उथल पुथल का माहौल था। तो चलिए इसी मोड़ से कहानी को खोलना शुरू करते हैं। तो स्रोत कह रहे हैं 1858 कोलकाता की सबसे पुरानी जीवित पूजाओं में से एक। लेकिन जैसा हमने कहा, सिर्फ पुराना होना ही मतलब काफी नहीं है। 1857 के ठीक बाद का समय, ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? मतलब ऐसे माहौल में कोई इतना बड़ा आयोजन कैसे शुरू कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये समय ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 1857 के विद्रोह ने उत्तर भारत को तो बहला कर रख दिया था। हालांकि बंगाल सीधे तौर पर उतना प्रभावित नहीं था, लेकिन फिर भी पूरे देश में एक अनिश्चितता, एक तनाव का माहौल तो था ही। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो रहा था, ब्रिटिश क्राउन सीधे सत्ता संभाल रहा था, मतलब प्रशासन बदल रहा था, भविष्य को लेकर कई आशंकाएं थीं। ऐसे समय में जब लोग आमतौर पर थोड़े सहमे हुए होते हैं, खर्चे कम करते हैं, बड़े आयोजनों से बचते हैं, हाँ। तब बदन चंद्र रॉय ने एक नई और वो भी भव्य दुर्गा पूजा की शुरुआत की। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब भक्ति का प्रदर्शन नहीं था, इसके पीछे कोई संदेश भी छिपा था? निश्चित रूप से ये भक्ति तो थी ही, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं। इस कदम को अगर उस दौर के संदर्भ में देखें तो ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, साहस भरा बयान था। ये शायद स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक था कि बाहरी दुनिया में चाहे जो भी उथल पुथल हो, जीवन चलता रहता है। हमारी सांस्कृतिक जड़ें, हमारी परंपराएं मजबूत है। ये एक तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक, क्या कहते हैं, लचीलेपन का, रेजिलियंस का प्रदर्शन था। शायद ही उस बदलते हुए राजनीतिक माहौल में अपनी पहचान और मूल्यों को बनाए रखने का एक तरीका भी था। इसलिए हाँ, 1858 में इसका शुरू होना इसे सिर्फ एक पुरानी पूजा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना बना देता है। ये वाकई दिलचस्प पहलू है। और फिर आती है वो बदन चंद रॉय की वसीयत वाली बात। वो तो इसे और भी असाधारण बना देती है। उन्होंने अपनी वसीयत में ये लिख दिया कि ये पूजा कम से कम 100 साल तक चलनी ही चाहिए। 1858 में बैठकर 1958 या उससे आगे की सोचना कमाल है। ये तो कमाल की दूरदर्शिता है। हाँ, ये सचमुच फैसिनेट करता है, बहुत ज्यादा। वसीयतें आमतौर पर जमीन, जायदाद, पैसे या ज्यादा से ज्यादा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में होती है ना, लेकिन अपनी वसीयत में एक सांस्कृतिक परंपरा को 100 साल तक जारी रखने का एक तरह से कानूनी निर्देश देना, ये बहुत असामान्य था उस जमाने के लिए। ये दिखाता है कि बदन चंद्र रॉय के लिए ये पूजा कितनी गहरी अहमियत रखती थी। ये सिर्फ उनके जीवन का शौक या कोई आयोजन भर नहीं था, बल्कि वो इसे एक स्थायी विरासत, एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे। तो ये सिर्फ एक इच्छा या उम्मीद नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरह की कानूनी बाध्यता बना दी गई थी। बिल्कुल, वसीयत तो एक कानूनी दस्तावेज होता है, तो इस शर्त को शामिल करके उन्होंने ये पक्का किया कि आने वाली पीढ़ियों के पास इसे निभाने की जिम्मेदारी हो, और शायद इसके लिए जरूरी संसाधन भी आवंटित किए गए हों वसीयत में। ये महज इच्छा से बढ़कर एक संकल्प था जिसे बाकायदा कानूनी रूप दिया गया। इसने परंपरा को एक ढांचा दिया, उसे क्या कहते हैं, संस्थागत बनाया। सोचिए, इसने परिवार की आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से प्रेरित किया होगा, या शायद बाध्य भी किया होगा कि वे इस परंपरा को हर हाल में निभाएं। ये उस समय की सोच के लिहाज से देखें तो बहुत ही प्रगतिशील कदम था, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को इस तरह सहेजने का प्रयास करना। लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि ये निर्देश पीढ़ी दर पीढ़ी पर एक बोझ बन गया हो? मतलब हो सकता है परिवार के लोग शायद कुछ और करना चाहें, पर वसीयत के कारण बंधे हुए महसूस करें। ऐसा हो सकता है? ये बहुत वाजिब सवाल है। बिल्कुल।
देखिए, 100 साल एक बहुत लंबा समय होता है और हर पीढ़ी की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, अपनी चुनौतियां होती हैं। तो संभव है कि किसी न किसी मोड़ पर परिवार के सदस्यों को ये एक बड़ी जिम्मेदारी या शायद बोझ भी लगा हो। इसे निभाने के लिए लगातार समर्पण चाहिए, समय चाहिए, संसाधन चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये पूजा आज भी जारी है, 168वें साल बाद भी, वो दिखाता है कि परिवार ने इसे बोझ समझने के बजाय शायद अपनी पहचान, अपने गौरव और अपने पूर्वज के प्रति सम्मान का प्रतीक माना। उन्होंने उस जिम्मेदारी को उठाया और इसे निभाया। ये उनकी सामूहिक इच्छा शक्ति और अपनी जड़ों से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। वसीयत ने शुरुआत में एक ढांचा जरूर दिया होगा, लेकिन इतने लंबे समय तक इसे जीवित रखने का श्रेय तो पीढ़ियों के समर्पण को ही जाता है। और कमाल तो ये है, जैसा आप कह रही हैं, कि ये सिर्फ 100 साल ही नहीं चली, बल्कि उस शर्त से कहीं आगे निकल गई। लेख बताता है कि ये पूजा अब अपने 168वें वर्ष में है और इतने सालों में कभी रुकी नहीं, अटूट चली आ रही है। पौने 200 साल, लगभग 168 साल। ये सचमुच एक असाधारण निरंतरता है। जरा इस समयांतराल पर गौर करें। 1858 से आज तक क्या कुछ नहीं बदला? भारत ने ब्रिटिश राज देखा, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी मिली, विभाजन का दर्द सहा, 2 विश्व युद्धों के प्रभाव झेले, आर्थिक उदारीकरण देखा, कितनी सामाजिक क्रांतियां हुई, तकनीक ने दुनिया बदल दी, कोलकाता शहर खुद कितना बदल गया। इन तमाम बदलावों, तूफानों और क्रांतियों के बीच एक ही परिवार द्वारा संभवतः उसी स्थान पर एक पूजा का हर साल बिना रोके होते रहना, ये विस्मयकारी है सच में। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है कि इतनी लंबे सफर में कितनी चुनौतियां आई होंगी। सिर्फ इच्छा शक्ति से तो काम नहीं चलता होगा, और भी चीजें लगती होंगी। बिल्कुल नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है। इसके पीछे एक मजबूत पारिवारिक संरचना चाहिए, संगठनात्मक कौशल चाहिए, वित्तीय प्रबंधन चाहिए और सबसे बढ़कर उस परंपरा के प्रति अडिग आस्था और समर्पण। सोचिए, हर साल मूर्ति बनवाना, पंडितों की व्यवस्था करना, भोग का इंतजाम, सारे अनुष्ठानों को विधि पूर्वक करना, और ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहना। इसमें सिर्फ भावनाएं काफी नहीं है, बल्कि ठोस योजना और प्रबंधन लगता है। बदलते समय के साथ प्रासंगिक बने रहना भी एक चुनौती है। नई पीढ़ी को जोड़ना, आर्थिक दबावों से निपटना, ये सब चुनौतियां जरूर रही होंगी। तो इस पूजा का 168 साल तक अटूट चलना इस बात का प्रमाण है कि रॉय परिवार ने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरा एक जीवंत संस्थान है। लेख में एक और बात पे जोर दिया गया है कि इतने सालों बाद भी इस पूजा ने अपनी क्लासिक रीतियों और पुरानी भव्यता को बनाए रखा है। इसका ठीक मतलब क्या है? क्लासिक रीतियां, पुरानी भव्यता, क्या समय के साथ इसमें कोई बदलाव नहीं आया? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि परंपराएं समय के साथ बदलती हैं, उनमें नए तत्व जुड़ते हैं, कुछ पुराने छूट जाते हैं, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन कुछ परंपराएं अपनी जड़ों, अपने मूल स्वरूप को सहेज कर रखने में गर्व महसूस करती हैं। क्लासिक रीतियों का मतलब संभवतः ये है कि पूजा के जो मुख्य अनुष्ठान हैं, जो मंत्रोच्चार हैं, पूजा की विधि है, उनमें ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। वे शायद वैसे ही किए जाते होंगे जैसे 1858 या उसके आसपास स्थापित हुए होंगे। तो ये एक तरह से उस समय की पूजा पद्धति का अनुभव करने जैसा है आज भी। अच्छा, और पुरानी भव्यता, क्या इसका मतलब सिर्फ बड़े पैमाने पर आयोजन या ज्यादा खर्च से है? तो ये सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं कि सांस्कृतिक टाइम कैप्सूल भी है, जो हमें अतीत की झलक दिखाता है। हाँ, कुछ हद तक आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। ये एक जीवंत परंपरा है, लेकिन इसमें अतीत की गहरी छाप है, और यही क्लासिक रीतियां और पुरानी भव्यता इसे आजकल की जो समकालीन पूजाएं हैं उनसे अलग करती हैं। जहाँ कई पूजाएं आधुनिक थीम, नई तरह की लाइटिंग और सजावट पर जोर देती हैं, वहीं ये पूजा शायद अपनी पारंपरिक जड़ों में ही अपनी पहचान और अपना आकर्षण पाती है, और इसीलिए ये उन लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनती है जो इतिहास, परंपरा और कलात्मकता की तलाश में होते हैं। तो ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक अनुभव भी बन जाता है। और शायद इसी वजह से ये अब सिर्फ रॉय परिवार का निजी आयोजन नहीं रह गया है। जैसा कि स्रोत बताता है, ये स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले आगंतुकों दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है।
ये बदलाव कैसे आया होगा? मतलब एक परिवार का उत्सव धीरे धीरे पूरे समुदाय या शहर के लिए आकर्षण का केंद्र कैसे बन गया? हाँ, ये एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, एकदम से नहीं होता। जब कोई परिवार इतने लंबे समय तक इतने समर्पण और एक खास स्वरूप को बनाए रखते हुए किसी परंपरा को निभाता है, तो वो धीरे धीरे आसपास के समुदाय की स्मृति और पहचान का हिस्सा बन जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो इसकी ऐतिहासिकता और इसकी निरंतरता ही अपने आप में एक कहानी है जो लोगों को खींचती है। लोग उस चीज को देखना और अनुभव करना चाहते हैं जो लगभग पौने 200 सालों से चली आ रही है। दूसरा, जैसा हमने अभी चर्चा की, इसकी क्लासिक रीतियां और पुरानी भव्यता इसे एक अनूठा दृश्य और अनुभव बनाती हैं जो शायद आजकल कम देखने को मिलता है। सही बात है। और तीसरा शायद वो सामुदायिक जुड़ाव। बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है सामुदायिक जुड़ाव। समय के साथ स्थानीय लोग इसे सिर्फ रॉय परिवार की पूजा नहीं बल्कि अपनी पूजा के रूप में देखने लगते हैं। यह उनके मोहल्ले की, उनके शहर की पहचान का हिस्सा बन जाती है। और जब बाहरी आगंतुक आते हैं तो वे सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं देखते, वे इतिहास का एक जीवंत टुकड़ा देखते हैं। वे उस कलात्मकता, उस माहौल, उस सामुदायिक भावना और उस गहरी भक्ति को महसूस करते हैं जो इस पूजा से जुड़ी है। यह एक तरह से साझा सांस्कृतिक विरासत बन जाती है। इसीलिए शायद स्रोत इसे कोलकाता की समृद्ध सांस्कृतिक बनावट का जीवंत प्रतीक कहता है। ये शब्द जीवंत प्रतीक, लिविंग सिंबल, इसमें काफी वजन लगता है। एकदम सही, जीवंत प्रतीक, क्योंकि ये म्यूजियम में रखी कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। ये हर साल सांस लेती है, जीवंत होती है। ये इस बात का प्रतीक है कि परंपराएं कैसे जीवित रखी जा सकती हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति यानी बदन चंद्र रॉय, उनकी दूरदर्शिता और एक परिवार का पीढ़ियों का समर्पण मिलकर पूरे शहर की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ सकता है। ये पूजा अब कोलकाता के सांस्कृतिक कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है, जो शहर की विरासत को दर्शाती है और लोगों को उनकी जड़ों से, उनके इतिहास से जोड़ती है। ये उन अनगिनत धागों में से एक है जो कोलकाता के जटिल और समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को बुनते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि बदन चंद्र रॉय परिवार की दुर्गा पूजा महज एक पुरानी पूजा नहीं है। इसकी जड़ें 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद के उस उथल-पुथल भरे ऐतिहासिक दौर में हैं। इसे बदन चंद्र रॉय की अनोखी वसीयत ने 100 साल की गारंटी दी, लेकिन ये तो 168 वर्षों से अटूट चल रही है। हाँ, और ये आज भी अपनी क्लासिक रीतियों और पुरानी भव्यता के लिए जानी जाती है। ये सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि कलात्मकता, ऐतिहासिक निरंतरता और सामुदायिक जुड़ाव का भी प्रतीक है। इसने एक पारिवारिक आयोजन से आगे बढ़कर कोलकाता की सांस्कृतिक विरासत में एक अमूल्य स्थान बना लिया है। ये महज एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और समुदाय का संगम है। और यहाँ एक गहरा सवाल उठता है सोचने के लिए। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की सोच और एक परिवार का संकल्प जब पीढ़ियों तक निभाया जाए तो वो एक पूरे शहर की सामूहिक स्मृति, मतलब कलेक्टिव मेमोरी और सांस्कृतिक पहचान का अटूट हिस्सा बन सकता है। परंपराएं आसमान से नहीं टपकती, उन्हें बनाना पड़ता है, उन्हें सहेजना पड़ता है और हर पीढ़ी को उन्हें सक्रिय रूप से जीवित रखना पड़ता है। और आज के संदर्भ में उसका क्या मतलब है आज की दुनिया में? बिल्कुल, यही दूसरा विचारणीय बिंदु है। आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, सब कुछ कितना क्षणिक लगता है, कितना डिस्पोजेबल लगता है। ऐसे में इन जैसी गहरी जड़ों वाली 168 साल पुरानी परंपराओं का क्या महत्व है? क्या ये हमें स्थिरता का एहसास कराती हैं, हमें हमारी पहचान से जोड़ती हैं, या ये बदलते समय के साथ अप्रासंगिक होती जा रही हैं? इनका भविष्य क्या है और हमारा आधुनिक समाज इन्हें कैसे देखता है, कैसे सहेजता है या फिर कैसे बदलता है? ये सिर्फ रॉय परिवार की पूजा का सवाल नहीं, बल्कि शायद हमारी अपनी सांस्कृतिक जड़ों और उनके भविष्य से जुड़ा एक बड़ा प्रश्न है। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।